दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। जब भी भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को झुंझुना देने का काम करती है तो ये समझ लेना चाहिए कि कोई बड़ा ओबीसी एससी एसटी की हकमारी होने जा रही है। चूँकि बीते दिनों कर्पूरी ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी पर भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई, उसी के दौरान साथ ही साथ बिहार में देखा गया कि जो नीतीश की और तेजस्वी की सरकार चल रही थी उस सरकार को गिरा दिया गया और पुनः नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ गए। फिर से नीतीश कुमार ने एनडीए के गठबंधन के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री का 9वीं बार शपथ ग्रहण किया। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से देश के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर ओबीसी एससी एसटी को प्रोफेसर बनने से रोकने की साजिश की गई। लेकिन कहते हैं सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। जिस तरीके से वर्तमान परिदृश्य में और सोशल मीडिया के माध्यम से यूजीसी की जो गाइडलाइन आई, जो बैकलॉग है ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी, ओबीसी एससी एसटी के लिए जो बैकलॉग हैं उसको डी रिज़र्व करने की जो ये फरमान जारी किया गया, उसके खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया गया। ट्विटर पर, एक्स है पर देखा गया, एक्स हैंडल पर लगातार लोगों ने प्रोफेसर दिलीप मंडल से लेकर तमाम वो सोशल एक्टिविस्ट और तमाम ओबीसी एससी एसटी समाज के लोगों ने सोशल मीडिया पर इसका विरोध दर्ज कराया और अंततः यूजीसी को ये गाइडलाइन वापस लेना पड़ा और भारत सरकार मंत्रालय को भी ये स्पष्ट करना पड़ा कि जो बैकलॉग हैं, जो ओबीसी एससी एसटी का बैकलॉग है उसको डी रिज़र्व नहीं किया जाएगा। लेकिन जब बिहार में देखा गया कि वहाँ की जो सरकार गिर गई, अब ये एक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। चर्चा का केंद्र इसलिए बना हुआ है क्योंकि आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है और अभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई है। उसके बाद ये पूरी देश की नेशनल मीडिया, सोचिए टीवी, अखबार, जिस तरीके से देश की नेशनल मीडिया देश के जो वास्तविक मुद्दे हैं सारे मुद्दे को छोड़कर केवल नेशनल मीडिया का ध्यान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की ओर था। लेकिन बिहार में एक नया मोड़ आया और फिर से देश की नेशनल मीडिया को उस तरफ जाना पड़ा। लेकिन अब बिहार में क्या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार फिर से बनने पर राज्य में क्या बीजेपी को क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या आरजेडी को नुकसान होगा? दरअसल में नीतीश कुमार जी ने जो 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लिया है, उन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया है कि लगातार वो पलटी मारते रहते हैं, इसलिए उनको लोग पलटू राम के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है, इस विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। इसके पीछे मुख्य रूप से कारण ये है कि जो बिहार सरकार ने बहुत ही कम समय में जाति आधारित जनगणना करवाकर और उस डेटा को सार्वजनिक कर आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय की जो बात हो रही थी और कई लाख नौकरियां मात्र कुछ ही वर्षों में, 1-1.5 वर्षों के भीतर कई लाख नौकरियां बिहार सरकार ने दे दिया। ऐसे में सामाजिक न्याय के मुद्दे पर और नौकरी रोजगार के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिर चुकी थी और अभी भी एक भारतीय जनता पार्टी को एनडीए के सामने एक बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती को भारतीय जनता पार्टी हजम नहीं कर पा रही थी क्योंकि बीजेपी का जो सांप्रदायिकरण है और हिंदुत्व की राजनीति है वो कहीं ना कहीं बिहार में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में साफ होने जा रही है। और इसलिए ऐसा मैं कह रहा हूं क्योंकि जो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जिस तरीके से बीजेपी को मजबूर होना पड़ रहा था सामाजिक न्याय के मुद्दे पर राजनीति करने पर, चाहे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा हो, हालांकि ये तमाम उन सामाजिक कार्यकर्ताओं की जीत है जो लंबे समय तक भारत रत्न दिए जाने की मांग करते रहे हैं और लगातार लड़ाइयाँ लड़ते रहे हैं।
लेकिन फिर भी बीजेपी विपक्ष को हिंदुत्व और सामाजिक सांप्रदायिकरण के साथ साथ कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय के मुद्दे पर भी चुनौती देने की पूरी तैयारी के तहत ही भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई थी। और इतना ही नहीं, बीजेपी जिस तरीके से आरक्षण नियमावली को पूरी तरीके से निष्प्रभावी करना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है, और बीच बीच में कहीं ना कहीं ये जज करती रहती है कि लोग कितने संवेदनशील हैं, कितने जागृत हैं, क्योंकि जो यूजीसी का गाइडलाइन आया ये कहीं ना कहीं एक रूप से प्रशिक्षण था और ये जज करने का एक प्रयास किया गया था। लेकिन लगातार जिस तरीके से सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा और इस फरमान को यूजीसी को वापस लेना पड़ा। लेकिन बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में जो जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी है, कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान होगा और ये माना जा रहा है कि पार्टी समाप्ति की ओर बढ़ जाएगी। क्योंकि जो नीतीश को तोड़ा गया है वहाँ का मुख्य रीज़न यही है कि उन्होंने जो जाति आधारित जनगणना करवाया और आरक्षण सीमा को बढ़ा दिया गया, ओबीसी SC ST के आरक्षण को 65% कर दिया गया था और मात्र 1.5 वर्षों में ही कई लाख नौकरियां दे दी गई थी। और कहीं ना कहीं जो सवर्ण लीडरशिप है या सवर्ण अधिकारी हैं उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी और यही कारण रहा कि बिहार की सरकार को जिस तरीके से नीतीश को सारी रिपोर्ट दे देकर और वहाँ की सरकार को गिरा दी गई। लेकिन इसका नुकसान कहीं ना कहीं नीतीश को होने जा रहा है और कहीं ना कहीं तेजस्वी और आरजेडी के प्रति लोगों की विश्वास बढ़ा है और लगातार जिस तरीके से जनाधार इससे बढ़ रहा है, ये स्पष्ट हो जाता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सामाजिक न्याय के मुद्दे पर और सांप्रदायिकरण को काउंटर करने में सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय कहीं ना कहीं सफल होगा। और ये पूरी तरीके से सोच सकते हैं कि देश में यदि सामाजिक न्याय की बात करने वाली सरकारें बन जाती हैं, नौकरी रोजगार देने वाली सरकारें बन जाती हैं, तो उस सरकार को गिरा दिया जाता है। ये सीख लेने की ज़रूरत है तमाम वो ओबीसी SC ST नेताओं को जो बीजेपी में हैं या कई पार्टियों में हैं, उनके अंदर वर्गीय चेतना नहीं है, वो अपने समाज के प्रति संवेदनशील नहीं रहते हैं। लेकिन बिहार में जिस तरीके से ये सरकार गिराई गई और वहाँ से ये सीख लेने की ज़रूरत है। और हालांकि 24 में पूरी मजबूती से तेजस्वी यादव एक मजे हुए और एक अनुभवी नेता की तरीके से राजनीति कर रहे हैं, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। लगातार वो जिस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं यह स्पष्ट हो जाता है कि वो बहुत ही सोच समझकर और सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील हैं। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, नौकरी रोजगार के मुद्दे पर, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार के मुद्दे पर तेजस्वी यादव राजनीति कर रहे हैं। और चूँकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव एक सामाजिक न्याय के मसीहा और योद्धा कहे जाते हैं और ये माना जाता है कि जो वंचितों उपेक्षितों को ओबीसी SC ST समाज के लोगों की आवाज़ हैं लालू प्रसाद यादव, और उन्होंने उनको ताकत दी, संवैधानिक अधिकार दिया और संविधान को इम्प्लीमेंट कर और पूरी तरीके से सामाजिक न्याय स्थापित करने का काम किया है। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार इधर से उधर पलटी मार रहे हैं, कहीं ना कहीं नीतीश की पार्टी को एक भारी नुकसान होने जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि 2024 में क्या दलित प्रधानमंत्री का फेस हो सकता है? क्योंकि बीते दिनों जब इंडिया अलायंस की बैठक संपन्न हुई, उस दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से यह खबर आई कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे रखा। अब इंडिया अलायंस में चूंकि नीतीश रहे नहीं, तो इंडिया अलायंस में PM फेस कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं, एक दलित PM फेस हो सकता है। हालांकि ये बात अभी कोई आधिकारिक तौर पे कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2024 में PM फेस दलित हो सकता है।
और लगातार जिस तरीके से इंडिया अलायंस अब कहीं ना कहीं यह स्पष्ट हो गया कि बिहार में आरजेडी के साथ और यहाँ पर जो मुख्य रूप से मजबूत पार्टी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके, क्योंकि अखिलेश यादव ने एक पीडीए का नारा दिया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गठजोड़ का नारा उन्होंने दिया है, और इंडिया अलायंस पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में, बिहार में सफल होता हुआ दिख रहा है। लगातार राहुल गांधी जी भारत न्याय यात्रा की शुरुआत किए हैं और बिहार में वर्तमान में पहुंचे हुए हैं, और लगातार जिस तरीके से सामाजिक न्याय के मुद्दों पर राहुल गांधी भी संवेदनशील दिख रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।